जय हिंद बच्चों, एक बार पुनः आपका मैं हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित पाठ नेताजी का चश्मा को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को लिखने के लिए लेखक का उद्देश्य रहा है कि भावी पीढ़ी में स्वाधीनता सेनानी एवं देश के प्रति सम्मान की भावना को वह लोगों में पैदा कर सके। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि इस पाठ का नाम नेताजी का चश्मा ही क्यों रखा, क्योंकि इसको रखने के लिए भी लेखक का एक विशेष कारण रहा कि सारी घटना चक्र, पाठ की सारी घटना चक्र नेताजी के चश्मे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसलिए शीर्षक की दृष्टि से यह पाठ बड़ा ही उपयुक्त है। अब मैं पाठ को पढ़ाने से पहले इसका सारांश आपको समझाना चाहूंगी पाठ का, कि नेताजी, जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र जी को ही बोलते हैं और सुभाष चंद्र जी की मूर्ति बिना चश्मे के अधूरी ही लगती है। तो एक छोटे से गांव में लेखक ने कहानी का स्टार्टिंग करते हुए बताया कि एक छोटे से कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगा दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि मूर्ति बहुत ही जल्दी फैसला लिया जाता है और लगा दी जाए, ऐसे ही उस मूर्ति को लगाया गया। जब लगाया गया तो मूर्ति इतनी आनंद फानंद में बनाई गई कि उस पर मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया मूर्तिकार। तो उसने एक बार जो हालदार साहब थे, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, तो वो 15 दिन में उस कस्बे में किसी काम के सिलसिले में आते थे और वहां रुककर देखते थे। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा जो लगा हुआ है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा ओरिजिनल लगा हुआ है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा ओरिजिनल है। जानने पर उन्हें पता चला कि एक पान वाले ने बताया कि इस मूर्ति पर जो चश्मा लगाया जाता है वो कैप्टन लगाता है और उसे बिना चश्मे की जो मूर्ति है सुभाष चंद्र जी की, वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपना चश्मा लगा देता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद फिर दोबारा उनका चक्कर लगता है हालदार साहब का। तो देखते हैं कि वो दूसरा चश्मा लगा हुआ है, जो पहले लगा था वो ना लगकर दूसरा लगा हुआ है। वो पान वाले से पूछते हैं कि पिछली बार देखा था दूसरा चश्मा था और इस बार दूसरा चश्मा है। हाँ, पान वाला जो था वो बड़ा मुस्कुराया और हंसा। अरे वो ऐसा है कि जो चश्मा वाला है उससे ग्राहक मांगता है, जो लगा हुआ चश्मे को वो देखकर मांगता है कि मुझे यही चश्मा चाहिए, तो वह उसको दे देता है और उसके बदले में वह दूसरा चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि क्या कैप्टन कोई स्वतंत्रता, क्योंकि कैप्टन नाम से लग रहा था, क्या कोई स्वतंत्रता सेनानी है या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है? वो पान वाला इस बात पर हंसता है और उसका मजाक बनाता है कि वो लंगड़ा आदमी क्या फौज में जाएगा। ये बात सुनते सामने से वो कैप्टन आता हुआ नजर आता है। वो कहता है सामने जो आ रहा है वो ही कैप्टन है। देखता है कि एक डंडे में चश्मे लटके हुए हैं और लंगड़ा व्यक्ति है। उसे देखकर उन्हें बड़ा ही सिंपैथी होती है हालदार साहब को, और वो कहते हैं कि हमारे समाज में जिसमें देश प्रेम की भावना है और वो किसी भी तरह का जो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर रहा है, अपने किसी भी कार्य के द्वारा उसका मजाक बनाया जाता है, जैसा कि पान वाला मजाक बना रहा था। वो चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर निकल कर गुजरते हैं उसी रास्ते से, देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ। जब पूछने पर पता चलता है लेकिन पान वाले को इस समय बड़ा ही दुखी होता है और आंखों से आंसू पोंछते हुए वो बोलता है कि वो जो कैप्टन था, जो चश्मा लगाता था, वो अब खत्म हो गया, वो उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए इसकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा। अब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि पान वाले के मन में भी कुछ सिंपैथी है, कुछ दया है, कुछ भावना है जो उसके रोने से प्रकट हो रही थी। कुछ दिनों बाद
वो आए और उन्होंने देखा कि सोचा कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा, लेकिन वो देखते क्या है कि देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कुछ छोटे छोटे बच्चों ने सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगाया होगा। चश्मे को देखकर उनके मन में ये देखकर बेहद खुशी हुई कि आज भी भावी पीढ़ी में स्वाधीनता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना है। छोटे छोटे बच्चों में भी देश के स्वाधीनता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना है और यह देखकर उनकी आंखें भर आई। यही पाठ का सार है। आप पाठ को सारांश को समझाने के बाद मैं इस पाठ को पढ़कर आपको बताऊंगी कि हालदार साहब हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके। एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी और कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी इसी प्रतिमा पर है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कस्बा, ऐसा छोटा सा गांव जिसमें एक लड़कियों का स्कूल था और एक लड़कों का स्कूल था, 1-2 सिनेमा घर थे और छोटा सा सीमेंट का कारखाना था। ऐसी जगह उसके मुख्य चौराहे पर, ऐसे कस्बे के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र की संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। पूरी बात तो आप पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होनी और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठा पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। ऊहापोह कहते हैं कि असमंजस की स्थिति में, जल्दबाजी की स्थिति में ये निर्णय लिया गया होगा। काफी समय चिट्ठी पत्री और उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लग गया होगा। जब थोड़ा समय शासन सत्ता के पास रहा होगा तो जल्दबाजी में मूर्ति की स्थापना की गई होगी और इस जल्दबाजी और समय सीमा के कारण मूर्तिकार उस पर चश्मा लगाना भूल गया। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वास्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम वाला फ्रेम मूर्ति का पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई कि यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। यानी उस मूर्ति पर जो लगा हुआ चश्मा था वो पत्थर का न लगकर किसका लगा हुआ था, ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ था, जिसे देखकर हालदार को बड़ा ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। हालदार साहब को कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रूप रंग या कद का नहीं, उसकी भावना का है, वरना तो देश भक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। उन्हें लगा
कि इसमें उस वहाँ के जो नागरिक हैं, उस कस्बे के जो नागरिक हैं, उनका कार्य बड़ा ही सराहनीय है, जिन्होंने पत्थर की मूर्ति, चाहे वो उन्होंने किसी भी तरह से अपने देशभक्ति को प्रदर्शित किया, लेकिन उनकी देशभक्ति उस चश्मा को लगाकर पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, और पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। जब दूसरी बार जब हवलदार साहब 15 दिन बाद दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर जो चश्मा पहले दूसरा लगा हुआ था, और अब जब दोबारा आए थे तो दूसरी तरह का चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब का कौतुक बड़ा और बड़ा। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। क्या उन्होंने कहा, अरे भाई, जो मूर्ति के जो कपड़े हैं वो तो जैसे पहले पहने हुए थे वो ही थे, लेकिन चश्मा जरूर बदल जाता था। तीसरी बार फिर हवलदार साहब आते हैं तो फिर क्या होता है, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, यानी उनसे असहनीय हो गया। दुर्दमनीय मीन्स असहनीय हो गया कि ये क्या कारण है कि चश्मा कोई दूसरा होता था और वो अगली बार आते थे तो दूसरा लग जाता था। तो उन्होंने पान वाला जो जिसके यहाँ से वो पान खाते थे उस कस्बे में वहाँ रुके और उससे बोले, क्यों भाई, क्या बात है, क्या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदला कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि पान वाले का रेखा चित्र बताइए, चरित्र चित्रण बताइए, उसकी व्यक्तित्व कैसा था, उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उसके बारे में। तो इसी पैराग्राफ में आपकी समझ में आएगा। पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी तो पीछे घूम कर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को कुछ समझ नहीं आया। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले को ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब के अभी भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया, समझो, ग्राहक मीन्स ग्राहक। कोई यदि ग्राहक आ जाता था, कोई खरीदने वाला आ जाता था और वो उसी चश्मे की मांग करता, तो वो उस चश्मे को हटा देते और दूसरा चश्मा ले लेते थे। कोई ग्राहक आ गया, समझो, उसका चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी जो मूर्ति पर लगा हुआ चश्मे की अगर कोई ग्राहक मांग करता था, कस्टमर उसके पास आते थे और अगर उसकी मांग करते थे तो वो कैप्टन जो था वो उस चश्मे को उतार देता था और वो दूसरा चश्मा नेताजी के लगा देता था। हाँ, क्या करता? अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत कराती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही थी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार करता, यानी मांग करता था, तो जैसी मूर्ति पर लगी हो तो कैप्टन क्या करता था, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी की क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान में
मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी और फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंत थिरकी। कत्थे को फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी उसने बता दिया कि जिसको मूर्ति बनाई हुई थी, जब उस मास्टर ने बनाई थी, यानी स्कूल के एक छोटे से मास्टर ने वह मूर्ति बनाई, और जब वो मूर्ति बना रहा था तो मास्टर मूर्ति लगाना भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह नहीं तय नहीं कर पाया होगा कि कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। अब उनके जो हालदार साहब थे, उनके मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे कि मूर्तिकार, क्योंकि सुभाष चंद्र जी की मूर्ति को अगर कोई बनाता है तो बिना चश्मे के नहीं बनाई जाती, तो बोले या तो उन्होंने कांच के पीसों से जो चश्मा बनाया होगा वो टूट गया होगा, या उन्होंने पत्थर पर अलग से फ्रेम वाला चश्मा लगाने की सोची होगी और फिर उन्होंने लगाया होगा और वो निकल गया होगा। इस तरीके से उनके मन में नाना तरह के सवाल उठ रहे थे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष मस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उनके जो हालदार साहब थे, उनके मन का जो कुतूहल था वो खत्म नहीं हुआ और एक बार बैठ गए, और बैठने के बाद दोबारा फिर गाड़ी में से उतरे और फिर उससे पान वाले से पूछा, क्या ये कोई कैप्टन जो है नेताजी सुभाष चंद्र का सेना का फौजी है या कोई स्वाधीनता सेनानी है? तो उन्होंने क्या कहा, पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ पर मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, वो देखो तो आ रहा है, आप इसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। उसने जब उन्होंने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताजी की आजाद हिंद फौज में हो या फौजी हो या कोई स्वाधीनता सेनानी हो, तो उसने कहा कि अरे वो क्या जाएगा, वो मजाक बनाते हुए हंसा और उन्होंने कहा, अरे वो सामने से जो लंगड़ा आ रहा है आप उसी से बात कर लो और उसके साथ फोटो खिंचा लो, तो पता लग जाएगा कि एक्चुअल में वो स्वाधीनता सेनानी है या आजाद हिंद का फौज का सिपाही है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकशी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। उन्होंने जब इस बारे में और जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में जो आ रहा था, जो पतला दुबला मरियल सा जो हाथ में एक डंडा पर चश्मा लटकाए हुए और एक संदूकची लेके आ रहा है, क्या वास्तव में इसका नाम है
या लोग इसको कैप्टन क्यों कहते हैं। लेकिन जब वो ये जानना चाहते थे तो जो पान वाला था उसने उसमें उनको उत्तर देने में कोई रुचि नहीं दिखाई, और ये जानकर के वो उनसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं है, हवलदार साहब ने अपने ड्राइवर को आगे चलने का इशारा किया, क्योंकि उन पर काम भी और अधिक था। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था और कभी चौकोर, कभी लाल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा ही हुआ। मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, लेकिन काफी साल 2 साल तक हवलदार साहब वहां से चक्कर लगाते थे और उस मूर्ति को वो देखते थे कि हर रोज उनके नेताजी की मूर्ति पर नया चश्मा लगा होता था। लेकिन एक बार वो काफी दिनों बाद जब आए थे तो देखा कि आंख पर ना ही कोई चश्मा लगा हुआ था, और वो इस बात के में जानना भी चाहते थे, लेकिन जिस पान वाले से जानते थे वो पान वाले की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति पर की आंखों पर ध्यान चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया और पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उसने बताया। जब हवलदार साहब ने पूछा कि आप 2 बार से मैं 1-2 बार से देख रहा हूँ कि तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगता, क्या कारण है। तो पान वाला था, जो पान वाला कभी कैप्टन का मजाक बना रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में भी दया के भावना थे और आंखों में आंसू थे, और वो बोला कि जो कैप्टन था वो मर गया, इसलिए उनकी आंखों पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के बसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिभा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गए। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी उन्हें पूरा एहसास था हवलदार साहब को कि अब वहाँ कुछ उस कस्बे में देखने लायक और दिखाने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो चश्मा लगाता था, जो जिसे उनको देखकर खुशी होती थी, वो कैप्टन मर चुका था और आंखों पर उनकी नेताजी की मूर्ति पर आंखों पर और किसी भी तरह का अब चश्मा नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि ना तो वो वहाँ रुकेंगे उस गांव में और ना ही पान खाएंगे। अगर उन्हें पान खाना होगा तो कहीं किसी दूसरे स्थान पर खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलाते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन हो खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। लेकिन जब उन्होंने जैसे ही उस कस्बे से गुजर रहे थे
तो नेचुरली थी कि उनकी उस मूर्ति की तरफ आंखें गई तो उन्हें देखकर चौंक गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद से परे उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जैसा कि कोई बच्चों ने लगा दिया होगा। और ये बात को देखकर, चश्मे को देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में, भावी पीढ़ी में स्वाधीनता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना निहित है। यही देश प्रेम का परिचायक भी है। इसलिए पूरी कहानी का शीर्षक नेताजी का चश्मा पूरी तरह से उपयुक्त है, सार्थक है। तो पूरी कहानी इसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अब मैं इसके प्रश्नों को बताऊंगी आपको कि जैसा कि लिखा है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। यानी सेनानी कहने का तात्पर्य है कि सेनानी नहीं था फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, क्योंकि उसमें देश प्रेम की भावना भरी हुई थी, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। जैसे कि कैप्टन क्या होता है, देश का सेना का नायक होता है, ऐसे ही उसमें भी देश प्रेम की भावना भरी होती है। और जो कैप्टन था, जो चश्मे वाला था, वह भी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था, पूरा भरपूर आदर देता था, इसलिए उसे लोग कैप्टन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, क्योंकि पहले उन्हें लगा कि क्योंकि कैप्टन, उन्हें पता चल चुका था कि कैप्टन मर चुका है और अब नेताजी की, क्योंकि उससे पहले 2 बार आए थे और मूर्ति पर चश्मा नहीं था, इसलिए उन्हें बिना चश्मे की जो नेताजी की मूर्ति थी वो अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहते थे कि उस मूर्ति को वो पुनः देखें, इसलिए उन्होंने गाड़ी चौराहे पर रुकने से ड्राइवर को मना किया। लेकिन अचानक ही उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तो उन्होंने उसे ढंग से, उससे समीप से जाकर देखने के कारण उसे रोकने को ड्राइवर को कहा। फिर है, हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे। क्यों हो गए थे हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि कैप्टन मर चुका है, और कैप्टन मर गया है तो मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा, और इसलिए मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लग रही होगी, इसलिए मायूस हो गए। लेकिन मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है उन्हें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, जो ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने बनाया हुआ है, तो उससे उन्हें यह उम्मीद जगी कि आज भी भावी पीढ़ी है, जो हमारी बच्चे जो हमारे हैं देश के, वो उनके मन में देश के प्रति प्रेम की भावना भरी हुई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और फिर है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो गए। हवलदार साहब भावुक इसीलिए हो गए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि हमारी आगे की, जो वो ये सोच रहे थे कि लोगों में देश प्रेम का, आदर करने वालों का लोग हमारे समाज में मजाक बनाते थे, जैसे कि पान वाले ने मजाक बनाया था। और इसलिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कितना आदर की भावना रखते हैं, तो वो जो हवलदार साहब थे वो भावुक हो गए। अब है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ न्यौछावर होम देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। वो कहते हैं आशय स्पष्ट, यानी अर्थ बताइए कि कहने का तात्पर्य क्या है। कि वो यही कहते हैं कि जब पान वाले ने उनसे जब कैप्टन के बारे में बताया, उन्होंने सोचा कि ये कोई स्वतंत्रता सेनानी है या स्वाधीनता आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है। जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने क्या जवाब दिया कि अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा, अरे वो लंगड़ा आदमी क्या फौज में जाएगा लड़ने के लिए। जब इस तरह का उसको मजाक बनाते हुए सुना, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा जो हमारे देश में, जो जिनमें देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ाने वाले, जो अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी समाज सेवा और देश के लिए कुर्बान कर देते हैं,
ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में जो हंसते हैं वो वाकई क्या है, हंसी के पात्र बनते हैं, नफरत के पात्र बनते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि आपके बीच में चैप्टर में आया रेखा चित्र, रेखा के द्वारा चित्र बना। रेखा क्या है? लिखना, रेखा बनाना, अक्षर लिखना। यानी पान वाला कैसा था? पान वाला एक मोटा तगड़ा चरित्र चित्रण बताना है। दांत लाल काले थे, उसके पेट मोटा था, हंसता था तो पेट हिलने लगता था, लेकिन उसके अंदर भी भावना थी, कोमल सहृदय भावना भी थी, जो कि जब उन्होंने पूछा कि वो क्यों रो रहा, कि कैप्टन मर गया है, तो उसकी आंखें भी भर गई, इसलिए उसके मन में भी सद्भावना भी थी। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी से आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए। वाकई ये टिप्पणी बिल्कुल गलत है। कहने का तात्पर्य है, क्यों गलत है? क्योंकि इस तरह से जो देश के स्वाधीनता सेनानियों का सम्मान करता है, अच्छा कार्य करता है, देश के प्रति प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति के अगर हमारे समाज में कोई मजाक बनाता है वो निहायत ही गलत है। ऐसे व्यक्ति का हमें सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि वह कभी भी ऐसा पात्र हमारे आदर का पात्र नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे कौन सी भावना पैदा होती है? इससे हालदार साहब के देश प्रेम की भावना पैदा होती है, कि वो भी देश प्रेम की भावना थी, कि वो नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति को देखते थे और उनके मन में उसके प्रति उन्हें सम्मान होता। अगला क्वेश्चन है आपका, पान वाले उदास हो गया और उसके पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इसका मतलब ये है कि उस पान वाले के हृदय में भी सद्भावनाएं भी थी, उसका हृदय भी भावुक हो जाता था जब उन्होंने देखा कि पान वाला कैप्टन मर गया है। ये बताते आते उसकी आंखें, जो कभी उसका मजाक बनाती थी, उसकी हंसी बनाती थी, उसको लंगड़ा कहती थी, उसके बावजूद भी जब जो मर जाता है कैप्टन तो उनकी आंखें भी भर आती हैं, वे रोने लगते हैं। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं, उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि आप बताइए कि अगर आपसे कैप्टन के बारे नाम लिया गया था तो आपके मन में क्या, मानस कहते हैं मन में, आपके मन में क्या उथल पुथल हो रही होगी, आप क्या समझ रहे होंगे? तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे मानस पटल पर यही विचार आ रहा होता है कि कैप्टन से मतलब है कोई स्वतंत्रता सेनानी होगा, या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, या स्वाधीनता सेनानी होगा। यही हमारे मस्तिष्क पटल पर आता है, विचार आता है। अब है अगला क्वेश्चन आपका, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? अब है, आपने देखा होगा आपके शहर में चौराहे पर मूर्ति लगी होती है, उस मूर्ति का उद्देश्य क्या है? यानी उस मूर्ति का आप बताइए कि वैल्यूएशन क्वेश्चन है, उस मूर्ति का उद्देश्य क्या है? उस मूर्ति का यही उद्देश्य है कि लोग, समाज के लोग, भावी पीढ़ी, बच्चे उस व्यक्तित्व के बारे में भली बात परिचित हो सके, उसके नाम से अच्छी तरह से परिचित हो सके, उनके प्रति उनके मन में आदर की भावना हो, यही उनका उद्देश्य होता है। अगर आपके इलाके के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और तो यानी कि अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अगर किसी स्वाधीनता सेनानी की मूर्ति स्थापित करनी है तो आप किसकी मूर्ति स्थापित करेंगे? तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि महात्मा गांधी की कराना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की। और क्यों? क्योंकि उनके आदर्श हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उनका क्या है, अहिंसा वाला, सत्यवादी बनना,
गांधी जी का हमें अच्छा लगता है, 2-3 क्वालिटी लिख देनी है उनकी। अब है सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, हम सभी अपने दैनिक कार्यों से किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए जो और उन पर अमल भी कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय आप इस पंक्तियों में मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक, मानक हिंदी कहती है जो व्याकरण से संबंधित आपकी कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक मीन्स ग्राहक। किधर क्या होता है, किधर से लाएगा। इस तरह से मानक जो हमारे व्याकरण में सर्वसम्मति के भाषा के नियमों को, हर भाषा का अपना नियम होता है और नियम क्या है, व्याकरण से बनता है। तो जो व्याकरण के द्वारा बांधी हुई भाषा है वही हमारी मानक भाषा है। जैसे कोई ग्राहक आया यानी ग्राहक आ गया, तो उन शब्दों को सही तरीके से लिखना है। भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होगा। आइडिया है कि भाई हमें भाषा ज्ञान होता है। जब हम एक भाषा से हमारी दूसरी भाषा आती है तो हमारा भाषा कोश विस्तृत हो जाता है, हमें अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है, यही उसका लाभ है। थैंक यू बच्चों। अब मैं जो PDF कॉपी का भेज रही हूँ, आप उन्हें अपनी कॉपी में करेंगे उन क्वेश्चन आंसर्स को और बाकी चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू बच्चों।